Hello everyone. Now welcome to another session of ecosystem. So in second part we will start with a new topic, that is productivity. What actually productivity is and कितने तरह की होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी. Yes, dear students, productivity means rate of biomass production. Biomass means organic matter. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी. एंड बायोमास इज ऑर्गेनिक मैटर. टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम खुद का एग्जांपल लेंगे. जैसे जो भी प्लांट या एनिमल फूड हम ले रहे हैं, दैट फूड इज डाइजेस्टेड फर्स्ट. तो क्या सारा फूड डाइजेस्ट होगा? नो. सम अमाउंट ऑफ फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी. सो फीकल मैटर की फॉर्म में लॉस्ट हो गया है. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा. प्रोटीन रिच हमने फूड लिया है, दैट प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू इंटेस्टाइन एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. अब क्या होगा? जब ये अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएंगे, हमारी सेल्स इन्हें यूज करेंगी. किस लिए? सेल्स विल सिंथेसाइज इट्स ओन टाइप ऑफ प्रोटीन. Plants have different type of protein. We human being and other animals have different type of protein. For example, plant has rubisco, but in human being there is no rubisco. Human के अंदर मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, so many different type of proteins are there जो plants में नहीं है. कुछ एंजाइम सेम भी हैं, जैसे रेस्पिरेशन के एंजाइम हम में और प्लांट्स में सेम है. So what is biomass production? प्लांट से जो भी हमने फूड लिया वो फूड डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद हम उस फूड से अपना बायोमास क्रिएट करेंगे, अपना बायोमास प्रोड्यूस करेंगे. तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी. सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी. आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा. अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे plants by the process of photosynthesis continuously synthesize living matter, that is organic matter, glucose. What is the result of photosynthesis? Glucose. प्लांट्स लगातार सनलाइट को हार्वेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में. वो भी बायोमास प्रोडक्शन है. इवन हम ये कहेंगे कि सबसे पहले लेवल का, प्राइमरी लेवल का बायोमास प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्रोडक्टिविटी हम कहेंगे रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पर देखें तो प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस. बिकॉज प्रोड्यूसर कौन से प्रोसेस से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस से. और हम प्लांट से फूड लेंगे, या हम अगर हमारी एनिमल डाइट है तो हम एनिमल से फूड लेंगे, और उस फूड को हम अपनी बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने के लिए यूज करेंगे. सो प्रोडक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करी, एक बहुत बड़ा पेड़ है और कुछ छोटे छोटे ग्रासेस हैं. दिन के टाइम एक ही एरिया में ग्रो कर रहे हैं. दिन के टाइम दोनों को सेम लाइट मिल रही है, वाटर भी सेम, एनवायरनमेंट भी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा होगी? टॉल ट्री में. तो बायोमास प्रोडक्शन किस में ज़्यादा होगा? टॉल ट्री में, एज कंपेयर टू ग्रास. सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी सभी लेवल पे है. प्रोड्यूसर लेवल पर भी है, कंज्यूमर लेवल पर भी है. हर ऑर्गेनिज्म फूड को यूज करता है और उस फूड से क्या प्रोड्यूस करता है? अपना खुद का ऑर्गेनिक मैटर. किसको छोड़कर? प्लांट्स को. बिकॉज प्लांट्स सनलाइट को यूज कर रहे हैं. प्लांट्स आर यूजिंग सनलाइट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास प्रोडक्शन. जैसे अगर हम लीफ का भी देखें, लीफ का साइज शुरू में छोटा है, धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होगा. इट मीन्स लीफ में क्या ऐड हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर. नई सेल्स ऐड हो रही हैं और सेल्स के अंदर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर है. सो इसी को हम क्या कह रहे हैं? बायोमास प्रोडक्शन. किस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी. टॉल ट्री में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू
स्मॉल ग्रास। ऐसे ही इकोसिस्टम की भी प्रोडक्टिविटी होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मोर प्रोडक्टिव देन द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और अगर हम कंपेयर करें तो फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रास लैंड, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको फेवरेबल कंडीशंस है, टेम्परेचर फेवरेबल है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, यानी कि जो मेन फैक्टर फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेंगे सब फेवरेबल है वहाँ पर। सो बायोमास प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट इट्स मैक्सिमम लेवल। So I hope now you are having an idea what actually productivity is. Productivity सिंपल सेंस में कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी में खुद का बायोमास प्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्लांट के केस में लें तो वो बायोमास सनलाइट को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर हार्बीवोर या कार्निवोर का एग्जांपल लें, सिंपल हम इन दोनों को कंज्यूमर भी कह सकते हैं। कंज्यूमर का हम एग्जांपल लें तो कंज्यूमर अपना बायोमास किससे प्रोड्यूस कर रहा है? फूड से, बिकॉज बाय टेकिंग फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी में उसका बॉडी का खुद का पार्ट बन जाएगा, उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। तो सेकेंडरी लेवल पे प्रोडक्टिविटी किसके बराबर रहेगा? एसिमिलेशन के। एसिमिलेशन मीन्स जब फूड हमारी बॉडी का पार्ट बनेगा और बॉडी उसे यूज कर पाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। दो क्राइटेरिया हैं, दो तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। या तो वेट की फॉर्म में करेंगे, कितना किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ या बायोमास प्रोड्यूस हुआ, या एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमने क्यों कहा है? बिकॉज रेस्पायरेशन में जो डिफरेंट फूड सब्सटेंसेज हैं दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे 11th में पढ़ा होगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम बॉडी में देखें तो 4 किलो कैलोरी देगा, 1 ग्राम अगर हम फैट देखें तो 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन के केस में देखें तो अगेन 4 किलो कैलोरी। तो उसको हम वेट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एनर्जी की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बायोमास इज कैलकुलेटेड ऑन इन एनर्जी और वेट। पीछे एक जगह हमने और भी इसको डिस्कस किया था कि जो बायोमास वेट की फॉर्म में जब हम इसको मेज़र करेंगे तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। फ्रेश वेट हम अवॉइड करेंगे, वी विल गिव प्रीफरेंस टू ड्राई वेट, बिकॉज जो ड्राई वेट में आपका क्या नहीं आएगा? मॉइस्चर वेरिएशन नहीं आएगा। नाउ अब इसकी यूनिट्स हैं, किस यूनिट्स में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो एनर्जी अगर है तो हम इसको कहेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में, एक्चुअली ये ईयरली लेवल पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक साल में अगर हम देखें तो कभी एनवायरनमेंट फेवरेबल रहेगा, कभी अनफेवरेबल रहेगा। तो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या कम है, उसको हम ईयरली मेजर करेंगे। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ईयर आफ्टर ईयर क्या रहती है? सेम, तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम स्टेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसी लास्ट ईयर थी वैसी ही अब है। लेकिन अगर किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी एकदम से कम हो जाती है तो तब हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से बायोमास प्रोडक्शन कम हो गया। तो हम इसको मेजर तो करेंगे एनर्जी या वेट की फॉर्म में और एक्सप्रेस करेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप। जो प्रोड्यूसर लेवल पर है उसको तो हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो कंज्यूमर लेवल पे है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब पहली प्रोडक्टिविटी। अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और कीमोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और फर्स्ट लेवल पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसर, चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो। सो प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जनरली हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे प्लांट्स को, बिकॉज जो प्लांट्स का जो बायोमास प्रोडक्शन है दैट इज मच 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 मोर देन अदर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो वी विल focus more on plants. So primary productivity means
प्रोडक्टिविटी एट द फर्स्ट लेवल मतलब प्रोड्यूसर लेवल, और कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होगी हर्बीवोर कार्निवोर उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम हर साल क्वेश्चन आया है इसमें से, एंड दिस इज अगेन ए वेरी इजी टॉपिक एंड टोटली अंडरस्टैंडिंग है, याद करने के लिए कम है इसमें। बेसिकली यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो प्रोडक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। दो क्राइटेरिया हैं मेजर करने के, एनर्जी और वेट। एक्सप्रेस करेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दो तरह की रहेगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी। प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कंज्यूमर के लेवल पे क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Now moving on to primary productivity. Primary productivity means total amount of organic matter produced by producer by the process of photosynthesis. उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब इनडायरेक्टली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट किसको शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को। कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis in a particular area at a given period of time। अब जो फोटोसिंथेसिस प्लांट ने किया है, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसके दो एस्पेक्ट्स रहेंगे। जो टोटल फोटोसिंथेसिस किया उसे तो हम क्या कहेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए प्लांट ने एक दिन में 1 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पूरा 1 kg उसकी बॉडी की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा, नो। क्या पूरा 1 kg उसकी बॉडी में स्टोर होगा, नो। वाई, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ दिस फूड इज कंज्यूम्ड फॉर रेस्पायरेशन। प्लांट्स की एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनाया है उसका कुछ पार्ट यूज हो जाएगा। जनरली प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस का 20% रेस्पायरेशन में यूज कर जाते हैं। यानी कि आप सोचो कि अगर उन्होंने 1 kg प्रोड्यूस किया है तो 20% तो रेस्पायरेशन में चला जाएगा। बाकी जो बचा वो एक्चुअली उनकी बॉडी में स्टोर होगा। इसका मतलब वो उसकी बॉडी का पार्ट बनेगा। सो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल फोटोसिंथेसिस। टोटल फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जितना फूड बनाया उसे हम कहेंगे ग्रोस। रेस्पायरेशन की डिमांड को मीट आउट करने के बाद जो बचा, एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के बाद जो बचा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, NPP is equal to GPP minus R. So this is net primary productivity। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर कोई रैबिट इस प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसे क्या अवेलेबल होगा, GPP या NPP? ऑब्वियसली NPP, क्योंकि GPP क्या है, टोटल फोटोसिंथेसिस जो उसने करी है। NPP वो है जो उसकी बॉडी का पार्ट बना है, और जो उसकी बॉडी का पार्ट है वो ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होगा। इस पॉइंट को हम किस तरीके से समझें, जैसे बर्थ से लेकर अब तक हम कई किलोग्राम खाना खा चुके हैं लेकिन उतना वेट तो नहीं है हमारी बॉडी का। वाई? सेम रीज़न, जो खाना हमने खाया, पहला पॉइंट 100% वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से पास आउट हो गया। यानी कि पहले 100% में से कुछ लॉस किस वजह से हुआ, फीकल मैटर की वजह से, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। दूसरा, प्लांट्स की तरह हमें भी रेस्पायरेटरी जो है लॉस, हमारा भी रेस्पायरेटरी लॉस होगा।
लेकिन ध्यान रहे प्लांट्स के कंपैरिजन में हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह रहते हैं, वो चलते नहीं हैं, हम मूव भी करते हैं, लॉट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़ देयर। सो कार्निवोर के लेवल पे अगर हम देखें या हायर ट्रॉफिक लेवल पे देखें तो रेस्पायरेटरी लॉस ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि बचपन से लेकर अब तक जितना हम खाना खा चुके हैं उसका उतना वेट हमारी बॉडी का नहीं बढ़ा है, बल्कि कई गुना कम है। क्योंकि अगर हम हिसाब लगाएं आपका और मेरा, हालांकि एज में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है मेरा तो टन्स में चला जाए बट वेट तो इतना नहीं है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर देखेंगे टर्म को, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कौन सी एनर्जी को यूज किया है? सन एनर्जी को, सनलाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी ऑफ फूड की फॉर्म में स्टोर किया है। किसने? प्लांट्स ने। सो वी शुड ऑलवेज से थैंक्स टू द प्लांट्स। अगर प्लांट्स हैं तो ही हम हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो एस्पेक्ट हैं। जो टोटल फोटोसिंथेसिस है दैट इज जीपीपी, लेकिन जो एक्चुअल में बॉडी में स्टोर हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, एसिमिलेट हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड इट इज एक्चुअली एनपीपी विच इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर के लिए कौन सा प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगा? एनपीपी। सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ फ्लो चार्ट जहाँ पे दिखाया है कि सनलाइट से एनर्जी लेकर प्लांट्स क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। और इस दौरान क्या बन रहा है? ग्लूकोज। जो टोटल सिंथेसाइज हुआ दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ ग्लूकोज उसने अपनी एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए यूज कर लिया, बाकी ग्लूकोज उसकी बॉडी में स्टोर हो गया और काम आया दूसरे बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? एनपीपी। Now see in front of you, this is very wonderful slide. समझने के बाद आप भी कहेंगे कि yes this is true। ये देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। ये तो टेंथ में भी पढ़ा है, अदरवाइज आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, 10% जाएगी हर्बीवोर को, उसके बाद 10% जाएगी प्राइमरी कार्निवोर को। यहाँ पर कंज्यूमर लिखा है, सो दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। आई होप यू आर दीज टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं। ये एक फूड चेन को शो किया हुआ है। प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है डियर और डियर के ऊपर फीड कर रहा है लायन। सो दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर भी कहेंगे, एंड दिस इज कार्निवोर। अब देखो जो टोटल फूड बनाया कैसे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बहुत वंडरफुल्ली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया वो तो क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल तो क्या है? जीपीपी। मीन्स दिस इज, ये पूरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो किया है। प्रोडक्टिविटी एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर क्या कहलाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फूड प्लांट ने बनाया, इतना रेस्पायरेशन में लॉस कर दिया, तो स्टोर कितना हुआ? एनपीपी। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या मिलेगा? एनपीपी, ना कि जीपीपी, बिकॉज जीपीपी का कुछ पोर्शन रेस्पायरेशन में बर्न कर दिया। अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा दे रहे हैं और इसे हम कई जगह कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। सी, प्लांट अपनी जीपीपी का लगभग 20% यूज करते हैं रेस्पायरेशन में, यानी कि जितना फोटोसिंथेसिस किया उसका 20% तो रेस्पायरेशन में बर्न हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्लांट्स के फूड को कंज्यूमर ने खाया, सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ फूड फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी से बाहर, और यहाँ पर फिर रेस्पायरेटरी लॉस है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज रेस्पायरेटरी लॉस हर्बीवोर के लेवल पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। और हर्बीवोर में कितना परसेंट लॉस होगा? 30% लॉस होगा। इसके बाद इसके ऊपर ये फीड कर रहा है, तो फिर क्या होगा? इसको ये वाली एनर्जी नहीं मिलेगी, इसको कौन सी एनर्जी मिलेगी?
जैसे हमने नीचे शो किया हुआ है, तो इसको ये वाली एनर्जी मिलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसकी नेट प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स ने प्लांट को ईट किया। जैसे इस एनिमल की बात करें, इस एनिमल ने प्लांट को ईट किया, तो इसने प्लांट से क्या लिया, एनपीपी। प्लांट की तो वो एनपीपी है, लेकिन इस एनिमल के लिए क्या है, वो जीपीपी, क्योंकि इसको तो टोटल इतना ही मिला है ना फूड। कंज्यूमर के लिए, डियर के लिए ये जीपीपी है। अब इसका कुछ पार्ट तो वो फीकल मैटर की फॉर्म में एलिमिनेट कर देगा, और कुछ पार्ट रेस्पायरेशन और बाकी एक्टिविटीज़ में जो भी एनर्जी डिमांड है बॉडी की, वहाँ पर यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट वो है जो इसकी बॉडी में एक्चुअली स्टोर हुआ है। इसे प्लांट से कितना मिला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्लांट से डियर को कितना मिला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसकी बॉडी में स्टोर कितना हुआ, ये वाला। यानी कि डियर ने प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके अपना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया। इस बात को समझने की कोशिश करनी है। प्लांट ने अपना ऑर्गेनिक मैटर कौन से प्रोसेस से सिंथेसाइज किया, फोटोसिंथेसिस से। CO2 प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या सिंथेसाइज किया, ग्लूकोज। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से किया, बाकी सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं। जैसे डियर है, डियर ने किसको खाया, प्लांट को। इतना टोटल ऑर्गेनिक मैटर खाया। इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज किया अपना खुद का ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने के लिए। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन है वो प्राइमरी लेवल पर है, क्योंकि इससे पहले तो ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं। प्लांट ने तो इनऑर्गेनिक मैटर को यूज किया है, CO2 एंड वाटर को यूज किया और उससे ग्लूकोज बनाया है। लेकिन आगे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसको यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, और बना क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर। देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके क्या सिंथेसाइज किया है, ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इधर और आगे ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे डियर ने किसे खाया, प्लांट्स को, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज देयर, और उसको डाइजेस्ट किया, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया, फिर उसे अपने प्रोटीन्स और अपने लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो भी डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए यूज किया। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहा हमने, रेट ऑफ रीसिंथेसिस, री मतलब अगेन, दोबारा। रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर के लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी। इसी तरह थोड़ा और समझे, ये मान लीजिए लायन है, लायन को क्या मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि डियर की बॉडी में तो यही था। ये वाला मिलेगा लायन को, नहीं, ये तो रेस्पायरेशन में बर्न हो गया। तो ये जो बचा है, ये इसको कौन ईट करेगा, लायन। अब लायन की बॉडी में भी जाकर क्या होगा, अगेन सम पार्ट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, और बहुत सारा फूड किस फॉर्म में जो है यूज हो जाएगा, रेस्पायरेशन एंड अदर एक्टिविटीज। टॉप कार्निवोर 60% तक रेस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं। अब आप सोच के देखो कि इनकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी कितना कम है। एसिमिलेशन एफिशिएंसी मतलब इतना सारा फूड खाने के बावजूद बॉडी में जो स्टोर होगा, बॉडी का जो पार्ट बनेगा वो बहुत कम रहेगा। आप सोचो 60% तो रेस्पायरेशन में ही बर्न कर दिया है। कुछ फूड ऐसा भी होगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्निवोर है, वो बोन्स वगैरह को तो ईट नहीं करेगा, तो बोन्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट, वो लायन के काम नहीं आएगा। स्किन के अंदर भी है, और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं कि वो मान लीजिए ईट नहीं करेगा। सपोज ईट कर लिए हैं, उसके बावजूद भी वो क्या नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे, एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। सो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे फूड चेन में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ प्रोडक्टिविटी की रेट मैक्सिमम है। जैसे जैसे फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज जो रेस्पायरेटरी एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, ज़्यादा। हार्बीवोर में 30, कार्निवोर में 60, प्लांट में 20, 20, 30, 60।
बिकॉज 60% बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो उसने खाया नहीं, और हो सकता है जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसके बॉडी के अंदर जो एक्चुअल पार्ट जाएगा और जो स्टोर होगा, उसकी सेल्स का पार्ट बनेगा, बॉडी का पार्ट बनेगा, वो तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक तरीके से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम फोटोसिंथेसिस को ही कह रहे हैं, और प्लांट के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया हुआ है उसको बाकी ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं फॉर सिंथेसाइजिंग देयर ऑन ऑर्गेनिक मैटर। अब ध्यान रहे, टाइगर भी इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है, क्योंकि टाइगर नो डाउट ऑर्गेनिक मैटर किससे ले रहा है, डियर से, लेकिन डियर जिंदा रहे, सरवाइव करे, उसको खाना मिले, वो किस पे डिपेंड है, प्लांट से। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज। Now in this slide we will discuss about factors affecting primary productivity. This is just recapitulation because 11th class में आप पढ़ चुके हो। अभी हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स फोटोसिंथेसिस किस किस बात पर डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, याद करने की कोशिश करो, टेम्परेचर, लाइट, CO2, वाटर, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर किसी एरिया में एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, बिकॉज वो एरिया इक्वेटर के पास है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, रेनफॉल जो है, प्रेसिपिटेशन जो है वो भी वहाँ पे मैक्सिमम है, साथ में लाइट का अवेलेबिलिटी भी पूरे साल रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजन इज कंपोनेंट ऑफ सो मैनी एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल। तो सोयल के अंदर नाइट्रोजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस का रेट क्या रहेगा, ज़्यादा। इसके अलावा फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आपको चाहिए मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन, इसके अलावा आयरन भी चाहिए क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम भी चाहिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर सोयल में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, यहाँ पे ये जेनेटिक है। जैसे ग्रासेस के अंदर अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू टॉल ट्री। ट्री में भी देखें तो आपने देखा होगा कुछ पेड़ बहुत फास्ट रेट से बढ़ते हैं एज कंपेयर टू सम अदर प्लांट्स। और दूसरा, उनमें जो बायोमास प्रोडक्शन है, लीफ का जो साइज है, कई बातें डिपेंड करती हैं इसमें। लीफ का साइज है, क्लोरोफिल का नंबर है, लीफ किस तरीके से पोजीशनड है, अगर लीफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो लाइट का अवेलेबिलिटी अफेक्ट करेगा, कितने स्टोमेटा हैं उनमें, और वाटर स्ट्रेस को वो प्लांट टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है प्लांट की। एक एग्जांपल हम इसमें और पढ़ सकते हैं, दो तरह के प्लांट आपने पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस में, C3 एंड C4 प्लांट। C4 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट डबल है देन द C3 प्लांट, यानी कि सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कम रहेगा एज कंपेयर टू C4। आई थिंक दिस इज जस्ट द रिकैपिचुलेशन, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस। अब हम लेते हैं दो एग्जाम्पल, डाटा आपको लर्न करने हैं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरा अर्थ की हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, 170 बिलियन टन पर ईयर है, ये ध्यान रहे, एनुअल। हम एनुअली ही देखते हैं, एनपीपी देख रहे हैं हम, एनपीपी, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन। अपनी अर्थ का 70% भाग ओशियन है, पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी ओशियन की प्रोडक्टिविटी सिर्फ कितना है, ओनली 55 बिलियन टन। ओशियन के अंदर प्रोडक्टिविटी का लेवल कम है, क्यों, क्योंकि एक तो लाइट की अवेलेबिलिटी एक इश्यू रहेगी, जैसे लाइट पेनिट्रेट करते तो बहुत सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, और दूसरा जैसे जैसे ओशियन में नीचे की तरफ जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे, लाइट की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, और प्रोफंडल जोन में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने पीछे पढ़ा था, प्रोफंडल जोन, फोटिक जोन। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, दोनों इकोसिस्टम में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हमेशा एक इश्यू रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नॉट फंजाई, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बावजूद सोयल में नाइट्रोजन की कमी है। इसी तरह वाटर में भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
Now just have a look at this. So many times I have repeated this. This is mean NPP. मीन NPP है टन पर हेक्टेयर पर ईयर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को नंबर 1 पर रखा है और डेजर्ट को रखा है सबसे लास्ट में, और हमने भी यही पढ़ा है. देखो पहले फॉरेस्ट आएंगे, फिर सवाना, फिर ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट. फॉरेस्ट वहाँ होंगे जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, लाइट का अवेलेबिलिटी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हैविंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी. आप इतना लर्न कर सकते हैं, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज प्रोडक्टिविटी भी सबसे, यहाँ में कम प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना कि डाइवर्सिटी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर ज़्यादा, लाइट ज़्यादा, रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होते हैं. तो दुनिया के घने जंगल आपको इसी एरिया में मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी एक इश्यू रहता है. हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत कम है. तो इसलिए डेजर्ट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी. प्रोडक्टिविटी डाइवर्सिटी आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है. अगर खाने को ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्वियसली एनिमल भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो उनको खाने को बहुत सारा मिलेगा, तो वो वहाँ पे आराम से रह सकते हैं. ट्रॉपिक का एनवायरनमेंट ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं है. ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट रिमेन सेम. तो ऐसे एरिया में ऑर्गेनिज्म के जो अडेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं. मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं और आपके पेरेंट्स की अगर हम बात करें, अच्छी जॉब है, पड़ोसियों के साथ भी अच्छी बनती है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कभी भी दूसरे शहर में जाकर सेटल होने की नहीं सोचेंगे बिकॉज आप वहाँ पर अच्छे से सेटल हो गए हैं. अब आपकी जान पहचान के लोग हैं, आप उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, मार्केट में भी आसानी से घूम सकते हैं. तो वहाँ पर जो आपकी एडेप्टिव वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या रहेगा, ज़्यादा. सो विद दिस टाटा बाय बाय, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ विद न्यू टॉपिक्स. बायोलॉजी देखते रहिए और सीखते रहिए और साथ में याद भी करते रहिए.